सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़िया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं। बड़ा ही अहम ये दौरा है, बजट पेश करने से पहले ये दौरा हो रहा है और अब वहाँ पर इस वक्त न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि हम वज़ीर ख़ज़ाना को भी ये बात करते हुए देख रहे हैं कि चाइनीज़ इकनॉमिक मॉडल की बात की जा रही है, उसको अपनाने की बात की जा रही है। किस तरह से चाइना ने अपनी इकॉनमी को तब्दील किया है पिछले 30-40 सालों में, किस तरह से उभर कर चाइना दुनिया की सबसे मजबूत मईशत के तौर पर सामने आया है। तो पाकिस्तान के लिए इस मॉडल को अपनाना कितना आसान होगा। पाकिस्तान में अभी ज़रा ये बता रहे हैं कि 12 जून को बजट पेश किया जाना है, जो इस हुकूमत का पहला बजट होगा। लेकिन कितनी तरजीहात हैं इस वक्त पाकिस्तान की इस हुकूमत के लिए इकॉनमी की कि एन बजट से पहले अभी ये दौरा शेड्यूल है और हमने देखा कि अभी तक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का भी क़याम अमल में नहीं आ सका है और जब तक वो अमल में नहीं आएगा उस वक्त तक बजट को पहले वो पास करेंगे, फिर बजट वहाँ से होता हुआ असम्बली तक पहुँचता है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले बजट में आवाम के लिए कितना रिलीफ है, चूँकि अगर माशी इस्तेहकाम आना है, मईशत को बेहतर होना है, तो वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है और सियासी इस्तेहकाम अभी भी हमें मुज़ाकरात के बगैर आता हुआ महसूस नहीं हो रहा। साबिक सदर जो आरिफ अलवी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो सिर्फ घर के मालिक से ही हो सकते हैं, जिसके पास इख्तियार होगा उसी से हम मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात होने की हमें उम्मीद है, तभी वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 12 महीने जब मैं अपने मनसब पर था उस वक्त भी ये कोशिश की है कि मुज़ाकरात किसी तरह आगे बढ़ें, लेकिन वो सिलसिला शुरू नहीं हो सका। लेकिन अब भी उम्मीद उन्होंने हारी नहीं है। तो अब ये मामला आगे किस तरफ जा सकता है, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पर से जो केसेस थे वो एक के बाद एक ख़त्म होते जा रहे हैं, किसी हद तक रिलीफ भी अदालतों से मिल रहा है। तो सूरत हाल में अगर ये बेहतरी आ रही है तो क्या मामला ऐसा भी होगा कि हुकूमत और अपोजिशन हमें मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हुए नज़र आएँ या ना आए। अब ये हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी हैं उनकी जो उम्मीदें थी इस हुकूमत से वो अब किस तरह से ये हुकूमत पूरी कर रही है, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ दीगर मेहमान भी हमें प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। तो अहमद उवैस साहब, ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं दौरा चाइना बड़ी अहमियत का हामिल उसको करार दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि मैं कर्ज लेने नहीं आया बल्कि मैं सरमायाकारी की बात करने आया हूँ। सऊदी अरब से सरमायाकारी की यकीनदहानी कराई गई, फिर यूएई से, अब चाइना का ये दौरा है। तो अपोजिशन जमात, खासतौर पर आपकी जमात, किस नज़र से इस दौरे को देख रही है और जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, उम्मीद है कि ये हुकूमत संभाल पाएगी इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो पाकिस्तान के मईशत का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बुरे हालात में है और बड़ी पाकिस्तान की तारीख की शदीद तरीन क्राइसिस में से हमारी पाकिस्तान की मईशत जो है वो इसमें गुजर रही है। इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या शहबाज शरीफ जो है ये वहाँ पे गए हैं डेलीगेशन के और वहाँ पे वो एक एकेडमिक किस्म की गुफ्तगू भी हुई, तकरीर हुई कि जी वो मॉडल ये तो लॉन्ग रन प्लानिंग होती है ना। मॉडल, किसी के मॉडल को आप अपनाएं तो वो गिवन कंडीशंस के होते हैं, उनका सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक सेटअप जो है वो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसके ऊपर उन्होंने डिसिप्लिन कायम किया। डिसिप्लिन के बाद उन्होंने जो उनका स्टाइल था उसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ को बाकायदा इस्टेब्लिश किया अपने अंदाज के अंदर। हर मुल्क का एक अपना अंदाज है और फिर उसके बाद मईशत को तरक्की देने के लिए जो काम उन्होंने किया तो आपने देखा कि नॉट ओनली कि उनकी मईशत जो है वो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, बल्कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो दे आर गोइंग अहेड ऑफ यूरोप एंड अमेरिका इस वक्त। तो वो एक अलग चीज, ये तो दिखाने के लिए ये एक जो है ये बात जो भी कर रहे हैं वहां से कि MOU लिख के आ जाएंगे तो उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। अच्छा। देखिए, जो भी इन्वेस्टर आएगा ना जिसने सरमायाकारी करनी है वो जब तक नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जब तक कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। अब एक आदमी जो है स्टोलन मैंडेट के ऊपर झूठा ओथ लेके और वहां कहे कि जी मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ और फिर वो बाकियों को बात करने के लिए नेगोशिएशन के टेबल पे भी ना बिठाए तो फिर मामला कैसे सीधे होंगे। इनको चाहिए कि वहां से ऑफर करे गवर्नमेंट के लेवल से कि हम राउंड टेबल करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में हम एस्टेब्लिश करें और सब कुछ दावत दें। उसके अंदर तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग
जो इमरान खान है और उसकी पार्टी और उसके तमाम जितने लोग जिनको कैदों में भी आपने रखा। अहमद साहब वो तो शायद दावत दे भी देंगे, लेकिन फिर पीटीआई की लीडरशिप या बानी पीटीआई कहाँ उनके साथ बैठना पसंद करेंगे? वो तो अभी इनको सियासी कुव्वत नहीं समझ रहे, इन लोगों से बात नहीं करना चाह रहे। देखो ना आपको याद होगा, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, भुट्टो के जब 1977 के हंगामे हुए थे उसकी बुनियाद भी इलेक्शन रिगिंग थी। और वो जब बहुत बढ़ गए तो भुट्टो साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर निगोशिएशन का हाथ बढ़ाया था एज प्राइम मिनिस्टर, और उसके अंदर उनसे कहा था कि ये टीओआर भी बनी थी, ये इनके ऊपर बैठ के बातचीत क्या इस अंदाज में बातचीत होगी। तो इनको क्या है, इनकी तो बुनियाद ही कोई नहीं है, इनको तो मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं है। ये खुदा का शुक्र करें कि चलो इस तरह बैठ रहे हैं और टीओआर आप बनाएं, बैठे उनके साथ बात करें, किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। ये तो आज पीछे से कोई हाथ उठा ले तो ये फ्लैट, दे विल फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। लेकिन मतलब वो उन टीओआरस के लिए जो आपकी शराइत हैं मुज़ाकरात के लिए वो बड़ी सख्त है ना, वो फिर ये जो गिरफ्तार अफराद हैं उसमें कोई शराइत नहीं है। देखिए बात सुनिए, ये कहें तो सही ना, जब ये हाथ बढ़ाएंगे और कहेंगे जनाब ये टीओआर हैं, ये आपके जो आपके तनाजात हैं और आप यही आपके इश्यूज हैं, हम इनके ऊपर आपसे बात करने को तैयार हैं। ये एक एस्पेक्ट है। तो और दूसरा उससे बड़ा एस्पेक्ट जो है कि ये बीइंग इन द गवर्नमेंट, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाएं, बिला तखसीस जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको मुद्दों के सबको बुलाएं और इशू के ऊपर बात करने के। पाकिस्तान में आइन कमजोर पड़ गया है, पाकिस्तान की जुडिशरी खतरे में है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो रूल ऑफ अथॉरिटी से बदला जा रहा है। हम इन तमाम चीजों को रद्द करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेंगे पाकिस्तान में, और तमाम अदारे अपनी अपनी जगह के ऊपर जो है उनको खड़ा करेंगे ताकि वो खूबसूरत और अच्छे भी लगे। देखिए आप मामला तब्दीली आएगी, लेकिन ये मुसीबत ये है कि ये कर नहीं सकते ये कुछ। अच्छा, इनकी बियॉन्ड अथॉरिटी है ये काम करना। चलें, ये आपकी तजवीज़, अब इस तजवीज़ पर अपोजिशन की दीगर जमातें क्या सोच रखती हैं, कामरान साहब से ज़रा जान लेते हैं। कामरान साहब, आपकी जमात इस तजवीज़ पर क्या रिस्पांस देगी अगर ये एक राउंड टेबल के थ्रू तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए और ये टीओआर तय कर लिए जाएँ? तो ज़ाहिर है हुकूमत तो इस वक्त उनके पास इख्तिदार है, उनके पास पावर है, बहुत मुश्किल है कि वो इस तजवीज़ पर एग्री हो। देखिए वो निशस्तन ये तीन बातों पे बात होगी, बात शायद दोनों तरफ जो है ना वो एक तरफ एलविसा वाली बात है कि वो मालिकों से बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ मालिकों की इजाजत के बगैर बात नहीं करना चाहते, तो मालिक हैं बीच में। तो मालिकों के जब यहाँ पे जब सोच ये हो कि मालिक कोई और है ना, कि पहले तो अगर कोई मालिक है तो अल्लाह पाक है, और अगर अल्लाह पाक के बाद कोई मालिक है तो फिर वो अवाम है, यही आपका दस्तूर कहता है। तो अवाम जो है अल्लाह पाक के बाद जो असल मालिक है, ऊपर वाला मालिक भी जो है उसको भी हमने जो है ना वो इररिलेवेंट किया हुआ है, तौबा नाउजुबिल्लाह इस पूरी सूरत हाल में कि हम उसके सामने हम समझते हैं कि हम जवाबदेह है ही नहीं, और नीचे वाले मालिकों को भी जो है ना हमने इररिलेवेंट किया हुआ है। तो जब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों मालिक रेलेवेंट होंगे तो फिर हालात इसी तरह से होंगे। पाकिस्तान एक फेल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, जिसको आप माने या ना माने, और ये आज नहीं बढ़ा, ये सिर्फ शहबाज गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये गुज़श्ता कई सालों का और कई शायद दहाइयों का मसला है। उसमें हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया है, कहीं हम होंगे, कहीं आप होंगे, कहीं कोई और दूसरा दोस्त होगा। हर आदमी ने जो है इस मुल्क की तबाही में अपना अपना किरदार अदा किया है, हर अदारे ने अपना अपना किरदार अदा किया है। उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें पॉलिटिशियन भी शामिल है, उसमें पार्लियामान की नाकामी भी शामिल है। सही। आज इस मसले का हल हो सकता है, सबसे पहले कदम हो सकता है वो ये है कि किसी को लेजिटिमेसी है इस मुल्क में हुकूमत करने की, चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, तो इसका आसान सा तरीका है। इसका पहले जो है ना नासिरुल मुल्क वाले कमीशन में आंसर हो चुका है, और इन्हीं पार्टीज के दरमियान जो है ये प्रॉब्लम था और उसको जो है ना वो आंसर हो चुका है। प्रेसिडेंट मौजूद है, शहबाज साहब जब वापस, क्योंकि वो जब जायज होने का प्रॉब्लम होता है तो आपको दूसरे मुल्कों में भी उस इज्जत और एहतराम से नहीं देखा जाता। भले अगर कोई दूसरे तरीके से कोई डिक्टेटर आया हो, या आप जहाँ पे गए हैं वहाँ कोई दूसरा निज़ाम है, वहाँ पे भी जो है ना वो आपको आपके अपने निज़ाम के हिसाब से नहीं देखा जाता कि आप उस निज़ाम के
ट्रू सेंस में जो है ना आए। तो जैसे ही शहबाज साहब आए वो कहीं आते सार ऑफर कर दें कि जी ये आपको मेरी तरफ से ये ऑफर है कि ये नासिर मुल्क की तरह का कमीशन जो है वो एक शख्स पे मुश्तमिल हो, एक से ज्यादा मेंबर्स पे मुश्तमिल हो, और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो दें वो कहीं आए नामों पे बात कर देते हैं। मुमकिन है कि नाम अहमद अवैस साहब जो है ना वो किसी को सूट नहीं करते, दूसरे को कामरान साहब सूट नहीं करते, तो चले इन पे एतराजात हो सकते हैं, इन पे बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपके मामला जो है वो बहुत कामरान साहब उनका क्लेम ये है, ज़ाहिर है हुकूमत का मौक़िफ़ ये आता है कि उस अभी आप लोग ट्रिब्यूनल्स में मौजूद हैं तो वहाँ भी सारे जजेस ही वो सब मामलात को देख रहे हैं, तो फिर ये कमीशन की जो अलग से डिमांड हो रही है ये क्यों की जा रही है? क्योंकि 2018 में जब बाकी जमातों की डिमांड थी उस वक्त भी तो इसको पूरा नहीं किया गया। उस वक्त इस वक्त की अपोजिशन जमात उस वक्त हुकूमत में थी। वजह बताता हूँ, उसमें जो इलेक्शन लाज हैं 2017 के इलेक्शन एक्ट है जो 2017 का, और उसके नीचे जो रूल्स हैं उसी साल के, वो इस तरह से डिजाइन नहीं किए गए कि कोई अदारा जाती किस्म की धांधली और वो उसको जो है वो डिडक्ट कर सके। ये इस मुश्किल अंदाज में जो है ना उसका क्रिमिनल स्टैंडर्ड है। वो मेरे और आपके दरमियान धांधली को तो जो है ना बड़ा वो भी टेक्निकल काम है, बहुत अच्छा वकील हो और उसके पास वही एक दो तो वो शायद जो है ना उसको प्रूव कर पाए, मगर इसके अलावा जो है ना ये मुमकिन नहीं है कि कोई सिस्टमैटिक धांधली हो, कभी आरटीएस बैठ जाए, कभी जो है ना वो आपकी मोबाइल का सिस्टम ही बैठ जाए, कभी आपके नेट मुल्क में बंद कर दिए जाए और उसको जो है ना वो इसको पकड़ के जो है ना वो करें आप, और सारी इंतजामिया भी जो है ना वो झूठ बोलने पे तुली हो और वो किसी के इंस्ट्रक्शंस के तहत काम कर रही हो, तो ये फिर नहीं हो सकता। इसके लिए बड़ा जो है ना मैकेनिज्म चाहिए। इसमें वो नहीं है वो चूहेदानी से वो चूहेदानी वो चूहा नहीं पकड़ा जाएगा, ये कोई जानवर भी और है, जिस जानवर को आपने पकड़ना है वो उसका साइज बड़ा है तो वो चूहेदानी टूट जाएगी, टूट के भाग जाएगी। वो 2017 वाला कानून उसकी गिरफ्त में ये नहीं। ठीक है, तो अब अहमद उवैस साहब ये सियासी इस्तेहकाम की इस वक्त आप लोग बात कर रहे हैं जो माशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, और ज़ाहिर इस वक्त अपोजिशन सड़कों पर है, वो मौलाना साहब की जमात हो, वो आपकी जमात हो, दीगर जो जमातें आपके साथ अलाइंस में मौजूद हैं, लेकिन 2018 से 22 तक भी तो कमोबेश यही हालात थे। उस वक्त ये जो अभी हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो उस वक्त भी सड़कों पर थीं, उस वक्त भी ये सियासी इस्तेहकाम नहीं था और उस वक्त भी आप इनसे बात करने को तैयार नहीं थे जब हुकूमत में थे। आज अपोजिशन में भी इनसे बात करने को तैयार नहीं है जब उनके पास पावर है, तो फिर ये सियासी इस्तेहकाम उस वक्त भी नहीं आ सका, अभी भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ये मामला फिर ये इसी तरह चलते रहेंगे। देखिए, इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं, अभी जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो बात की है वो मेरे ख्याल में विद रेफरेंस टू अलवी साहब ने कहीं मालिकों की बात की है, तो बड़ी अजीब सी बात की और मुझे ये बात उनकी, हमारे सदर रहे तो अपनी जगह, लेकिन ये मालिक बना देना और बड़ी सही बात की इन्होंने कि ये इसमें हमारी आयन के मुताबिक तो हाकमियत अल्लाह के पास है, तो सबसे बड़ा मालिक तो अल्लाह है। उसमें लिखा हुआ ना, हमारी प्रियम्बल में लिखा है द सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अल्लाह के पास हाकमियत है, उसके बाद जो हाकमियत या उसके बाद जो मालिक हैं तो पाकिस्तान की आवाम है। इसलिए किसी और को मालिक बना देना, वो मालिक नहीं है, वो किसी भी कैपेसिटी में कोई शख्स होगा उसको आप मालिक नहीं कह सकते। अपने आप को उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। इस किस्म की स्टेटमेंट उनको इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठ के ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, उनको एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल अब दूसरी बात आपकी जो है, देखिए इसमें सवाल ये है कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं ना, जो हैं इस वक्त वो हमारे सामने हैं, आपके भी सामने हैं सारे, इनको ठीक लाइन के ऊपर लाने के लिए हमें कोई ना कोई पैरामीटर्स तो फिक्स करने पड़ेंगे, कोई बुनियादी चीजों के ऊपर एग्री करना पड़ेगा और जो हकीकतें सामने हैं, ग्राउंड रियलिटीज, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में आइन 1973 का मौजूद है, लेकिन वो उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा उसके ऊपर, उसको उठा के साइड पे कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आइन के तहत मौजूद है, लेकिन रूल ऑफ अथॉरिटी उसे सब्स्टिट्यूट कर गया। एक आदमी जो है जो जिनकी कैपेसिटी जो है एक गवर्नमेंट सर्वेंट की है, वो पाकिस्तान की आइन को एक तरफ कर दे, रूल ऑफ अथॉरिटी को एनफोर्स कर दे, डेस्पोटिज्म को नाफिज कर दे, तो आप कहें कि हम मामलात जो हम किससे सुधारेंगे और कैसे सुधरेंगे?
जब तक अपने अपनी जगह के ऊपर कोई नहीं आके खड़ा होगा और बैठेगा नहीं। ठीक है, चलें अहमद साहब, ये ग्राउंड रियलिटी तो अब ये भी है जाहिर है कि 2018 में ऑपोजिशन जो उस वक्त की थी उसके पास एक भारी मैंडेट था, लेकिन उसको नहीं तस्लीम किया जाता था, उनको चोर डाकू पता नहीं क्या कुछ कहा जाता था। बहरहाल ये मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, आबिद शरील साहब। बात यह है कि उस वक्त पोजीशन ये थी, देखिए आपने एक जगह पे तो नहीं स्टेगनेंसी हो जाती है ना, आप कहाँ ही खड़े रहेंगे। अगर आबे रवान नहीं होगा तो वो पानी जो है उसकी स्टेगनेंसी के बायस खड़े पानी में बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये आबे रवान अभी बानी पीटीआई का स्टांस तो अभी भी यही है अहमद साहब के पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या एमक्यूएम, इन तीन जमातों से वो बात करने को तैयार नहीं है। तो उस स्टांस में तो अभी भी कोई तब्दीली नहीं आई। अभी चूंकि मौलाना साहब की जमात अभी हुकूमत में शामिल नहीं है, इसलिए इनके बारे में शायद मौक़िफ़ तब्दील हो गया हो। मैग्नेनिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है, जो हुकूमत चला रहे होते हैं किसी भी हैसियत में मैग्नेनिमिटी तो उनको दिखानी है ना। वो हाथ बढ़ाएंगे, मैंने इसको आपको बताया, टीओआर बनाए, हाथ बढ़ाएं, देखिए बातचीत शुरू होती है कि नहीं होती है। जब ऐसा नहीं होगा तो फिर मामला तो इधर के उधर ऐसे ही चलते रहेंगे, और वो जिसका जो दाव लगेगा वो करता चला जाएगा। तो अहमद साहब, ये टीओआर्स कौन, ये हुकूमत बनाए, हुकूमत के बनाए हुए टीओआर्स आपको होंगे काबिल कबूल, या फिर वही वाली जो आपकी पार्टी की शराइत हैं वो सामने आएंगी? जब वो बना के लेके आएंगे कि ये टीओआर हैं, ये आपके इश्यूज हैं, तो फिर जब बात का आगाज होगा तो उसमें कुछ दो के बुनियाद के ऊपर कोई एक ऐसे नतीजे पे आ जाएंगे कि जो एक्रोसी टेबल बैठने पे तैयार हो सकते हैं। लेकिन आप इसका आगाज ही नहीं करेंगे तो हम कहां से आगे चलेंगे? कोई भी नहीं आगे चलेगा। ठीक है, तो कामरान मुर्तज़ा साहब, चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के मामला नहीं आगे चल रहे, चूँकि उनके बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हैं, उनकी लीडरशिप भी इस वक्त जेल में है, लेकिन आप लोगों का तो वर्किंग रिलेशनशिप भी रहा। पीडीएम में आप लोगों ने इनकी हुकूमत को एक साथ मिलकर अदम एतमाद के जरिए हटाया और मौलाना साहब उस पीडीएम के सरबराह रहे। आप लोगों के मामला क्यों नहीं इनके साथ बेहतर हो पा रहे? मौलाना साहब से पिछले दिनों कोई मुलाकात भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुई थी, पीपल्स पार्टी के भी पैगाम आते रहते हैं, तो आप लोगों के मामला क्यों नहीं तय हो सकते? वो मिसकंसेप्शन है इनके यहाँ, जो हुकूमत में जो दोस्त हैं उनके यहाँ मिसकंसेप्शन है। एक तो वो हमको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और दूसरा शायद उनका ख्याल ये है कि हम वोटों के लिए जो है ना कोई बार्गेन कर रहे हैं। ये उनके यहाँ ख्याल है कि जी हम मना लेंगे, ये नहीं कुछ दे के मना लेंगे। वो भाई खुदा के वास्ते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आप इलेक्शन का ऑडिट करवाने के लिए मान जाए। हम आपको जो है ना हम आपको तस्लीम करेंगे अगर आपका ऑडिट के नतीजे में आप जो है वो क्लियर हो गए। और ये एक्सरसाइज है 2-3 महीने की, एक्सरसाइज इस 2-3 महीनों में हो जानी चाहिए थी। इन 2-3 महीनों में दबा के जो है ना वो ट्रेजरीज में पड़ा होता है, ये जो रिकॉर्ड होता है, जो इलेक्शन मटीरियल होता है, वह दबा के उस पर धांधली हो रही है, दबा के उसके ऊपर जो है ना वो एक्सरसाइज हो रही है, ताकि उसको फॉर्म 45 को और उसको जो है ना वो आपस में इन कॉन्सोनेंस किया जा सके, एक लाइन में लाया जा सके। और उसमें जो ना वो इंतजामिया भी मिली हुई है। ये बातें सारी खुलती हैं। खुलती कैसे हैं कि आप जाहिर है इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप लोगों के साथ ताल्लुकात भी रखते हैं। वो जहाँ पे ट्रेजरी पड़ी हो, ट्रेजरी में जो मटीरियल पड़ा होगा वहाँ पे 20 किस्म के लोग होंगे। जब कोई गैर मामूली वहाँ पे कोई मामलात होंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे गैर मामूली मामलात हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जिसका ताल्लुक नहीं है, रातों को खुलते हैं, दिन को खुलते हैं। जब ये इस तरह की हरकतें शुरू हो जाएंगी तो फिर मजीद जो है वो सिस्टम के ऊपर से एतमाद खत्म हो जाएगा। देखिए एक एतमाद एक मैं बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है कि यानी इन असम्बलियों की मौजूदगी में हमने अवामी असम्बलियों का इनकाद शुरू कर दिया। इसका मतलब आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको इन असम्बलियों पे एतमाद या इस सिस्टम के तहत आने वाली असम्बलियों के ऊपर एतमाद खत्म हो चुका है, और हम जो है ना अब आगे जो है ना वो मामला अवाम में तय करना चाहते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं, या वो जो खिलवी साहब के बकौल जो उनके मालिक हैं वो ये तो फिर जो है ना ये उनको ये समझ लेनी चाहिए। ठीक है, और ये हम जाहिर है कि बार आरिफ अलवी साहब के बयान को कोट किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले टर्मिनोलॉजी दूसरी इस्तेमाल की गई थी। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने और दीगर लीडरशिप ने भी बात यही की थी कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। तो एक पीटीआई की जो इस वक्त लीडरशिप है उसकी सोच यही है कि हमें इन सियासी क़ुव्वतों से बात नहीं करनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इनिशिएटिव हुकूमत को लेना चाहिए मुज़ाकरात के लिए। और जो अहमद उवैस साहब ने बात की, तो ये फिर KPK में अभी तक हुकूमत ने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया, अपोजिशन को इंगेज क्यों नहीं किया, उनकी डिमांड पूरी क्यों नहीं की। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अरशद वोरा साहब MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अहमद उवैस साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं, अरशद वोरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अरशद वोरा साहब, ये ब्रेक से पहले हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि अब अगर इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की मुल्क को ज़रूरत है, चूँकि माशी इस्तेहकाम इस वक्त बहुत ही नागुज़ीर है और आगे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहाली की तरफ लेकर जाना है, तो फिर ये जो सियासी जमातें हैं इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाना होगा। अब हुकूमत को इनिशिएटिव लेना होगा, आप लोगों को इसमें अपना रोल प्ले करना होगा। आप भी ज़ाहिर है उस हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल हैं। अभी तक हुकूमत इन 4 माह में क्यों एंगेज नहीं कर सकी अपोजिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है और ये जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी ये है कि पॉलिटिकल हार्मनी होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने अपने तौर पर कोशिशें भी की हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोशिशें नहीं की हैं, लेकिन डेफिनेटली ये जो हम बात कर रहे हैं, एक तरफ जो है वो जो है PTI और JUI है और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमती इत्तेहाद है। तो बिल्कुल हार्मनी की ज़रूरत है इस वक्त, पॉलिटिकल हार्मनी की ज़रूरत है। लोगों को खुद को सोचना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद की पार्टियां हों या फिर वो पार्टियां जो कि अपोजिशन में हैं, उन्हें ये सोचना होगा, उन्हें मुल्क की खातिर ये सोचना होगा। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, देखें इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे यहाँ जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये पिछले एक कंटिन्यूस प्रोसेस चला आ रहा है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं लगी, कहीं थोड़ी ब्रेक लगती है, कहीं बीच में तो खैर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। और हम जिस इस वक्त तरह एंटेंगल्ड हो चुके हैं IMF के साथ, और उसके बगैर अभी हमारी जो है इकोनॉमी जो है वो चल ही नहीं सकती, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम को भुगतनी पड़ती हैं और नतीजा उसका जो है वो महंगाई की सूरत में ही होता है। एक तरफ तो देखें, आप महंगाई की बात करते हैं, मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा इसमें कि ज़ाहिर है हुकूमत में हम शामिल हैं, लेकिन बहरहाल इख्तिलाफ अपनी जगह, पॉलिसी पे इख्तिलाफात हो सकते हैं। आजकल सबसे बड़ा क्राइसिस आपको पता है कि पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर कराची में जो है वो जिस तरह डिस्कोर्स का चल रहा है कि इलेक्ट्रिक जिस तरह मनमानी कर रही है, और जो दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थीं उनके दोनों के मैनिफेस्टो में था कि भाई हम 300 यूनिट तक की बिजली जो है 300 यूनिट वालों को फ्री कर देंगे, लेकिन ना वो फ्री कर सके और ना इन्होंने जो है मतलब ये कि जो हमारा एक कानून कहता है, नेपरा की रूलिंग कहती है, कोर्ट्स की ऑर्डर्स हैं कि आप 7.5 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं कर सकते वेरी हाई लॉस एरियाज में, लेकिन बदकिस्मती के साथ वहाँ पर जो है 10-10, 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और जो के इलेक्ट्रिक के CEO साहब हैं वो ये कहते हैं, जो क्या नाम है उनका, मोनिस साहब ये कहते हैं कि ना तो मैं नेपरा को मानता हूँ, ना नेपरा की रूलिंग मानता हूँ, ना मैं जो है हमारा अपना उनका कंज्यूमर सर्विस मैनुअल जो है वो ये कह रहा है कि वो जो है फीडर बंद नहीं कर सकते, वो फीडर बंद कर रहे हैं। वो ये कहता है कि ये आप जो है वेरी हाई लॉसेस में जो है 7.5 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं कर रहे, वो करते हैं। उनका ये कहना है कि जो मुझे पैसे नहीं देगा मैं तो बिजली बंद करूंगा। मैं किसी ऑर्डर को, इवन अपने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल को वो नहीं मानते। अच्छा। तो ये इश्यूज तो हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी एक सेगमेंट बताया है, बिल्कुल। अभी हम दूसरे सेगमेंट्स की तरफ चले जाएंगे, फिर ये इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अर्शद साहब आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी गुफ्तगू हम सुन रहे थे। अभी ये 2-3 रोज़ पहले आपके एक वफ्द की मुलाकात भी फिर वहाँ हुई, तो उसमें भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल कर नहीं सामने आया कि इलेक्ट्रिक पर ज़ाहिर है कि तमाम इश्यूज। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चेयरमैन नेपरा की हिदायत के मुताबिक हम जाके जो है कि इलेक्ट्रिक के CEO से मिले थे, उसमें नेपरा के लोग भी बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि एग्रेशन में थे, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कराची के खुदा बने हुए हैं कि इलेक्ट्रिक के मामले में, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया। तो फिर जब वो एक शख्स ये कह रहा है कि मैं नेपरा की रूलिंग्स नहीं मानता, मैं हमारा अपना कंज्यूमर सर्विस मैनुअल नहीं मानता, तो जब वो शख्स वो ये कह रहा है, अच्छा मजे की बात ये है कि ये शख्स खुद क्वालिफाई भी नहीं करते अपनी पोस्ट के लिए, ये इनको एडहॉक बेस पे बनाया था, ये फाइनेंस ऑफिसर थे और इस पोस्ट के लिए टेक्निकल जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो टेक्निकली क्वालिफाई भी नहीं करते इस पोस्ट के लिए, तो लेकिन लीस्ट बॉदर्ड। तो अर्शद साहब इसका मतलब कि हमें जाहिर है इस वक्त हमारी हुकूमत को भी अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। हम सऊदीया का दौरा कर रहे हैं, UAE का दौरा, चाइना का दौरा, अच्छी बात है मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जब तक इंटरनली आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं मिलती उस वक्त तक आप ये सियासी इस्तेहकाम को कैसे साबित कर सकेंगे दुनिया के सामने? तो ये फिर ये जो अंदरूनी मामलात हैं इस पर हुकूमत की तरजीह क्यों नहीं है? देखिए दोनों चीजें पैरेलल हैं। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो है इस वक्त
इंटरनल इश्यूज इतने हैं कि एक्सटर्नल इश्यूज को भूल जाना चाहिए हमें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। एक्सटर्नल इश्यूज भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो दौरे हैं, वो चाहे वो सऊदी अरब का दौरा हो या चाइना का दौरा है, देखें हमारी इकोनॉमी इस वक्त जो है, चाहे वो उनकी एड की सूरत में, या अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक डिफरेंट एंगल से बात कर रहे हैं कि भाई वो उनकी जो है ना इन्वेस्टमेंट इनटू एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनटू इंडस्ट्री, अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो ये चीज़ें जो है मतलब ये अगर मुल्क में जो है थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिकल इस्तेहकाम इन चीज़ों से आता है तो ये भी मुल्क के लिए एक अच्छा शुगुन है, अच्छे साइंस हैं, और इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। इसको आप पसे पर्दा नहीं डाल सकते। लेकिन आपकी बात ये भी बहुत ज़रूरी है, और जिस पर के मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती इत्तेहाद की जो सीनियर लीडरशिप है वो कंटिन्यूसली उनके बयानात भी आ रहे हैं, मिलने की बातें भी कर रहे हैं वो, और जो है दूसरी तरफ जो है वो कभी एक दिन जो है वो ईस्ट होता है, एक दिन वेस्ट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और मिलने के बजाय फिर एकदम से दूरियां फिर शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट यू आर राइट, और के जो है सबको मिल बैठकर एक जो है जिसको कहना चाहिए कि जिस तरह हमारा वो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट हुआ था उसको जो है रिविजिट करने की जरूरत है। उसको रिविजिट करने के बाद तो फिर आप जो है इकोनॉमिकली भी जो है सबको एक साथ हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से तो बैठने की बार बार मिलकर बात करने की चीज़ कही जा रही है। तो अहमद उवैस साहब, अब ज़ाहिर अपोजिशन की तरफ से भी अगर कुछ इशारे हुकूमत की तरफ जाएं, कोई पॉजिटिव वाइब्स जाएं, तो फिर ये मामला आगे बढ़ सकता है, फिर ही कुछ पेशरफ्त आ सकती है। जब ये इस तरह के बयानात के जी सिर्फ मालिकों से बात करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी, सियासी कुव्वतों से और इन तीन जमातों से बात होगी नहीं, तो फिर ये तलखी कैसे कम होगी? फिर ये जो फासले हैं ये तो अपनी जगह बरकरार रहेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे बताया कि तलखी कम होने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि किसी एक को इब्तदा करनी होती है ना, तो मैग्नेनिमिटी जो हुकूमत में होता है उसी को करनी होती है, और हमेशा ऐसा होता आया है। ये करें और उसका अगर उसके ऊपर उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर आप ये बात उस वक्त मुनासिब होगी कि जी आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। बिल्कुल मैं लेकिन ये तैयार तो हो उस काम के लिए, और उसके लिए जब तक एक तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, उसका पॉजिटिव एक ऑफर आएगी और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूसरी तरफ से आएगा, तो फिर वो खुद ब खुद मामलात उस तरफ जाएंगे कि हाँ जी टेबल में बैठ के बातचीत करते हैं। देखें कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसके ऊपर हम डिसएग्री करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिसके ऊपर हम एग्री भी करेंगे, इसी तरह ही बातचीत आगे चलती है। तो अहमद साहब, ये किस तरह का पैगाम आए, किस तरह का इशारा हो, क्या कहा जाए जो आपको तवक्को है कि वहाँ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए? हुकूमत में आप किस सतह से चाहते हैं कि कोई राब्ता आपकी जमात से किया जाए? नहीं, राब्ता देखो उसका तरीका ये है कि अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर ये कहें कि जनाब हम आपसे बड़ा सीरियसली जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए और इकोनॉमी को आगे जो है स्ट्रीमलाइन करने के लिए और सही रास्ते पे चलाने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंतहाई जरूरी है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे और अपोजिशन के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करने के लिए मैं एक हाथ बढ़ाता हूँ फ्रेंडशिप का, नेगोशिएशन का, और ये TORs हैं और ये आपके इश्यूज हैं, और इससे बियॉन्ड भी आपके कोई हैं तो आप बताएंगे, हम बैठते हैं आपस में इसको आप गुफ्तगू करने को तैयार हैं। आप ठीक है, देखिए इसका रिस्पांस अपने आप होगा। अच्छा, तो काम ये वाली प्रैक्टिस, हाँ अहमद साहब, ये वाली प्रैक्टिस शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत की ना हो, लेकिन कामरान मुतवा साहब, आपकी जमात से तो मुलाकातें मौलाना साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब की भी हुई है, और आपको तो वो अपोजिशन समझ भी नहीं रहे कि कोई शदीद या सख्त अपोजिशन आपसे मुतालिक, तो वो ये कह रहे हैं कि आप आने वाले दिनों में हुकूमत का हिस्सा हो जाएंगे, आपको हम मना लेंगे। तो आपके लिए कुछ उनको बढ़कर करना पड़ेगा, या जो अभी अहमद उवैस साहब ने जो तरीका तजवीज़ किया इस पर आप भी राज़ी होंगे कि हाँ यहाँ से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? देखिए अभी तक जो है वो उनके यहाँ सोच की गलती है, वो हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और अंडर एस्टिमेट करने का उनका सबसे बड़ा जो वो है कि शायद ये हम इनको जो ना मिन्नत करेंगे और उसके नतीजे में जो ना वो कहेंगे जी चलें जी, पहले भी आप हमारे साथ रहे थे, आपके पास वो 2.5 मिनिस्ट्रियाँ थी, अब आप 3 ले लीजिए, अब आप 4 ले लीजिए, इस तरह करके जो है वो हम कहीं पे जो है ना वो मामला को एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा मामला नहीं है। बात तो बड़ी आसान सी है कि इलेक्शन दुरुस्त जो ये नहीं हुए,
हमने जो है ना माजी की तरह जो है ना इस दफा भी इलेक्शन पे डाका डला है या नहीं डला? अगर डला है तो फिर इस डाके को, इस प्रैक्टिस को खत्म हो जाना चाहिए। आप ये इस असेंबली को जिसके पास मैंडेट नहीं होता, जो एक जेर इंतजाम असेंबली है, जिसको एक इंतजाम के तहत जो है ना वो जिन लोगों को लाया जाता है, उसको जो है ना वो अवाम के नुमाइंदों से भरिए, ना कि अपने नुमाइंदों से भरिए। ये जिस दिन ये मामला ठीक हो जाएगा, हम भले इतने भी ना रहें, हम उसके ऊपर भी एग्री करेंगे। हमें ना मिनिस्ट्रियों की जरूरत है, ना कोई और ओहदों की जरूरत है। हमें सिर्फ दस्तूर के इस जो है ना रूल के मुताबिक यहाँ असेंबलियों के अंदर अवामी नुमाइंदों की जरूरत है। ये बात जो है अब तक नहीं समझ में आ रही है हमारे दोस्तों को, हमारे साबका दोस्तों को। हमारे अब भी दोस्त हैं, एहतराम का रिश्ता है। अब भी बहुत सारे ऐसे उनमें लोग हैं जिनके साथ जो है वो मेरा टेलीफोनिक अपना राब्ता होता है। मौलाना साहब के साथ तो सबको एहतराम का रिश्ता बरकरार रहता है। तो वो बात उनको समझ में ये बात नहीं आ रही है। हमारा कोई उनके साथ जाती दुश्मनी तो नहीं है, कोई खुदा न खास्ता हमने एक दूसरे के लोग तो नहीं मारे हुए, एक दूसरे की जमीनों पे तो नहीं कब्जा किया हुआ, या कोई इस तरह का और कोई जाती मामला तो नहीं है। मामला तो यही है कि अवामी मैंडेट चोरी हुआ है और होता था, अब भी हुआ है, और ये हर रोज जो है ना ये मामला जो है वो एक कदम आगे बढ़ जाता है। इस अवामी मैंडेट की चोरी को कैसे बंद किया जाए, और यहाँ पे अवाम के लोग, अपने चुने हुए लोग बैठे हुए। सही। और ये जो बुनियादी नुक्ता है मैंडेट की चोरी का, कमाल साहब, यही नुक्ता ज़ाहिर है MQM का भी है। अरशद वोरा साहब, आप लोगों ने भी पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर एतराज़ उठाया था। पीपल्स पार्टी ने आपके मैंडेट को जाली कहा था। बहुत सारे जो पैनलिस्ट होते हैं रोज़ वो हवाला भी देते हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब की वो एक ऑडियो लीक का, कामरान टिसोरी साहब की वो एक ऑडियो लीक का। तो ये आप लोगों ने वो जो इलेक्शन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन सबको हुकूमत में शामिल होकर क्या भुला दिया है? उसको अब आप फॉलो अप नहीं कर रहे उस मामले को? देखिए, ये सिलसिला जो है जिसकी कामरान साहब ने बात की, मैं ये समझता हूँ कि देखें 2018 का इलेक्शन भी जो है वो सामने था, 2024 का इलेक्शन भी हमारे सबके सामने। तो मैं कामरान साहब से ही पूछता हूँ, फिर हाउ टू रिजॉल्व इट, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे आप ये बताएं। ये इसको रिजॉल्व करने का तरीका तो फिर यही होगा ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक सीट पर बैठना होगा और आइंदा का लाएअमल तय करना होगा। अगर वो ये कहते हैं कि 2024 का जो है वो मैंडेट गलत है, तो फिर 2018 वाला टेन्योर पूरा गुजारने के बाद, 4 साल गुजारने के बाद, फिर जो है आपको उस वक्त याद आया, आखिरी में 1 साल पहले याद आया, फिर 1 साल तक फिर दूसरी हुकूमत रही, और अब फिर ये इशू लेकर चल रहे हैं। तो ये फिर वंस फॉर ऑल इस तरीके से सेटल नहीं होगा। इसको सेटल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वाहिद सियासी जमातें ही हैं जो कि एक तरीक़ाकार को वज़ा करेंगी, जो एक प्लान को वज़ा करेंगी, ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है उसके ऊपर फिर कोई उंगली ना उठा सके। और उसके लिए जो भी लाएअमल होगा, जो भी उसके लिए जिस तरीके की भी लेजिस्लेशन की जरूरत पड़े, जिस तरह की भी उसके लिए जो है बैठकर एक तो अरशद साहब, ये मसले के हल की तरफ बढ़ने के लिए हुकूमत तैयार इस वक्त है या नहीं? हुकूमत की तरजीहात में मैं समझता हूँ हर एक तैयार है। क्यों नहीं तैयार है? हर एक तैयार है। हर एक चाहता है कि किसी तरीके से जो है, देखिए मुल्क के साथ सब सिंसियर हैं, ऐसा कहना खुदा ना खास्ता कि कोई मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। हर कोई चाहता है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, मुल्क में इकोनॉमिकल इस्तेहकाम आए, मुल्क से महंगाई का खात्मा हो, मुल्क जो है वो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मजीद बढ़ें। हम चाहते हैं हम इकोनॉमिकली सर्वाइव कर जाएं और हम स्टेबल हो जाएं। तो हर एक की ये ख्वाहिश है, लेकिन इसका सोल्यूशन एक ही है कि तमाम सियासी जमातों को बैठना होगा, एक टेबल पर बैठना होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक तरफ तो आप एक कह रहे हो कि ये इलेक्शन गलत हुआ, दूसरी तरफ आप कह रहे हो मैं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ नहीं बैठूंगा और मैं आर्मी के चीफ के साथ बैठने को तैयार हूँ। देखे ना, ये फिर अब आप बताइए कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद फिर जो है आइंदा प्लान क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप खुद देख लेना। अहमद हुआ साहब, ये जाहिर है कि आपकी पार्टी का जो एक बयानिया था इलेक्शन के बाद मुज़ाकरात को लेकर, उसमें बहरहाल ये एक तज़ाद तो था कि कभी इस्टेब्लिशमेंट की बात होती थी, एक माइंडसेट ये भी था कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करने को तैयार हैं। अब वो बयानिया एक हो चुका है, इन सियासी क़ुव्वतों से, इसी हुकूमत से बात करनी है, अगर इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव पैगाम आता है तो। देखिए, वो ये जो बात थी ना, वो एक मुख्तलिफ पैराए में वो बात हुई थी। अच्छा, वो इस तरह बात हुई थी कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करके उसको खराब कर दिया। आइन की हैसियत खत्म हो गई। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, 90 डेज गुजर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कभी इलेक्शन कमीशन कुछ आके कह रहा है, कभी कह फंड नहीं है, कभी कह रहे हैं कि ये हालात नहीं है, कभी कह रहे हैं कि ये हमारी हल्का बंदियां नहीं हुई। तो वो पीछे उनकी स्ट्रिंग पुल जो है वो करने वाले कुछ और थे। तो वो हालात के जो लोग पाकिस्तान में, वो उस पैराए में बात हुई थी कि जो इतनी डिस्टर्बेंस कर रहे हो,
कहो हम तुमसे बात करते हैं। लेकिन ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, ये वो बुनियादी चीज है, इसके ऊपर बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। ये इब्तिदा करके तो देखें, लेकिन ये इसके ऊपर आएंगे नहीं कभी। ये एक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अवैस भाई, ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, आप बात कर लें पहले प्लीज। सॉरी जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इस तरफ आएंगे ना तो फिर पॉजिटिवली उसका रिस्पॉन्स होगा और वही हल होगा उसका। आप राउंड टेबल बनाएं, गवर्नमेंट को चाहिए राउंड टेबल बुलाए और सब पॉलिटिकल पार्टी, सब पॉलिटिकल लीडरशिप, छोटे बड़े जितने हैं सबको बुलाएं उसके अंदर। वो 2 दिन चलती रहे, 4 दिन चलती रहे, सबको मौका दिया जाए बोलने का, बात करने का और अपने दिल की बात करने का बगैर किसी खौफ के। और उसके बाद उसका कंसेंसस फिर बनाया जाए, उसका फिर एक बाकायदा तौर के ऊपर एक चार्टर जो है वो एक तैयार हो कि आइंदा पाकिस्तान का ये लाहा अमल होगा और इससे कोई राइट लेफ्ट नहीं हो सकेगा। देखिए तब्दीली आएगी ना, आएगी जरूर। ठीक है, तो अब कामरान साहब, ये ज़ाहिर तजावीज़ तो ये सामने रख दी गई हैं। अब हुकूमत की इंटेंशन या विल या संजीदगी इस मामले में कितनी है, अब बस ये तय होना बाकी है कि बजट के बाद क्या हुकूमत इस मामले को संजीदगी से लेती है या फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत की संजीदगी आपको इससे नजर आ रही होगी कि आज 5 जून है और बजट के हवाले से हम चीन गए हैं और 3-4-5 दिन के बाद जो है नेशनल असेंबली का इजलास शुरू हो जाएगा और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अभी तक क़याम अमल में नहीं आ सका है। अभी देखें बजट 1 हफ्ते बाद आ रहा है, अभी तक वो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल नहीं तश्कील पा सकी। वो लोग गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हैं, अगर वो लिस्ट मंगवा के जरा देखिएगा, उसमें जो है ना उसका कोई आपको मकसद समझ आएगा। तो अगर ना आया तो फिर मेरी तरह सर पकड़ के बैठिए। सही जी। अरशद वोरा साहब, आपको कुछ समझ आ रहा है इसका मकसद? एहसन इकबाल साहब वहाँ नजर आ रहे हैं, वहाँ इसहाक डार साहब नजर आ रहे हैं, वहाँ शेजा फातिमा साहिबा नजर आ रही हैं, और भी बहुत जी लंबी लिस्ट है। वो तो एक वो जो आज जो मंजर में जो लोग नजर आए वो जरा वो 3-4 नाम मैंने रख दिए अरशद साहब के सामने। देखिए, आपने जो नाम रख दिए सारे जो ये लोग जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड से कंसर्न है, ऐसा नहीं है कि नहीं है कंसर्न। और फिर एक जाहिर सी बात है, चाइना के साथ जब आप ये जो है ये कोई दोस्ताना विजिट तो है नहीं, ये इकोनॉमिकल टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये विजिट किया गया है, किसी प्लान के तहत किया गया है। एक दुनिया का सबसे बड़ा जो है आपका प्रोजेक्ट जो है सीपैक जो है वो चल रहा है, उसको किस तरीके से अब फास्ट ट्रैक पर लेकर आना वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जिस तरीके से आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हमारा चाहे वो किसी भी फोरम से हो रहा हो, लेकिन आज हमने अपनी एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को जो अंदाज़ा लगा लिया है, आज हमने अपने माइंस एंड मिनरल्स का अंदाज़ा लगा लिया है, आज हमने अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा लगा लिया है। तो ये आप देख लें कि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर वाकई अबूर हासिल कर लेते हैं और इन चीज़ों से अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, इनको बैकबोन बना सकते हैं। खास तौर पर जो हमारी एग्जिस्टिंग इकोनॉमी है वो भी एग्रो बेस्ड है। अगर आप देखें तो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो एग्रो बेस्ड ही है। ये तो वो आपकी जो एक्सपोर्ट इस वक्त भी है, टेक्सटाइल ही आपकी बैकबोन है, तो उसको आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अच्छा, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको पुराने ट्रेडिशनल तरीकाकार को चेंज करना होगा। पिछले कोई 50-60 सालों से टेक्सटाइल की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल एक ही तरफ पे चल रही है और उस तरफ पे जो है वो 2 से 3% जो है इजाफा होता है। अब देखते हैं तमाम चीजें एडजस्ट करने की जरूरत है। ये नई पॉलिसीज आती हैं, नहीं आती, कहाँ तक इकोनॉमी जाती है, कितनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करने में हुकूमत कामयाब रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब ऐसा मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।